नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो 8th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसके लेसन नंबर 6 को देखेंगे हम। तो आपका जो छठा अध्याय है, इसमें हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे किसको, जो हमारे निकटतम पड़ोसी देश यानी जो भारत देश है उसके जो पड़ोसी देश हैं। तो आपको पता होगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और श्रीलंका। तो ये क्या है, भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके जो है सभी देशों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, कुछ परिभाषाएं दे रखी होती हैं एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा दर्रा क्या है। ठीक है, दर्रा क्या होता है, जो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित निचला भाग। कोई दो पर्वत है मान लो, ठीक है, तो उनके बीच में जो निचला भाग होता है, मान लो यहाँ पे ये निचला भाग है इसका, ठीक है, जो उस श्रेणी को क्या है पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग बनाता है। अगर हमको इस श्रेणी यानी इस पर्वत श्रेणी है, एक रेंज है, उसके उधर उस साइड जाना है, दूसरी साइड जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता लेकर के यहाँ से होकर के यहाँ से इसके रास्ते से जो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। तो वही दे रखा है स्टार्टिंग में थोड़ा कि जो पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं, निकटतम पड़ोसी देश हैं। ये हमारे उन सबसे क्या है घनिष्ठ संबंध भी हैं। तो पाकिस्तान को छोड़ करके जो है अन्य सभी देशों से हमारे जो है मित्रवत संबंध बने हुए हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम कि पाकिस्तान का क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ कौन 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 सी जो है पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, उनके हम जलवायु को देखेंगे फिर। तो पाकिस्तान जो है हमारा पश्चिमी सीमावर्ती जो है पड़ोसी देश है, यानी कि जो भारत है, तो भारत के जो है पश्चिम में, ठीक है, तो भारत के जो पश्चिम में कौन सा देश आपको मिलेगा, पश्चिम में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। तो पश्चिम में है ये। और सामान्यतः जो है पाकिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे वर्षा की क्या है कमी है, यहाँ पे क्या है वर्षा कम होती, किंतु देश के क्या है एक बड़े भाग में सिंचाई के लिए क्या नहरों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए क्या है नहरों का एक जाल बिछा हुआ है, तो इससे क्या है जो जल आपूर्ति जो है उसकी पूरी हो जाती है, यानी कि जल पानी की कमी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ नदियाँ निकलती हैं जो भारत से होके भी गुजरती हैं, तो ये नदियाँ जो है इन नदियों से जो है नहरें निकाली गई हैं और बहुत ही अच्छा नहरों का विकास किया गया है, ताकि जो है यहाँ पे खेती की जा सके। यहाँ पे जो है खेती के लिए बहुत ही अच्छी जो है मिट्टी भी अवेलेबल है, इसलिए ये नहरों का देश कहा जाता है। इसलिए क्या पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, नहरों का देश भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी भूमि, चलिए भूमि और जलवायु देख लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो है कौन कौन सी जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, किस प्रकार की है, और जलवायु यहाँ पे कौन सी पाई जाती है। तो पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, तो पाकिस्तान के पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, ईरान देश मिलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो पाकिस्तान के पश्चिम में आपको क्या दिखाई देगा, ईरान का दिखाई देगा, ईरान देश है। फिर उत्तर पश्चिम में क्या दिखाई देगा आपको, अफगानिस्तान दिखाई देगा। ठीक है, तो पश्चिम में पाकिस्तान के कौन है, ईरान देश है, और उत्तर पश्चिम में कौन है देश, अफगानिस्तान है, और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में क्या मिलता है, भारत से इसकी सीमा मिलती है। उसके दक्षिण पूर्व में क्या मिलेगा आपको, अरब सागर मिलेगा। तो दक्षिण पूर्व हिस्सा में क्या है, अरब सागर है। तो आपने इसकी सीमाओं को देख लिया है। पाकिस्तान जो है पर्वतों और मैदानों का देश है। इसे दो प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है, और दूसरा है पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, इन दो भागों में इसको बांटा जाता है, प्राकृतिक भागों में। पश्चिमी क्षेत्र में क्या बलूचिस्तान का पठार है, और उत्तर पश्चिमी जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, तो उत्तर पश्चिम में क्या मिलेंगे आपको, पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी। और इसके पश्चिमी हिस्से में क्या मिलेगा, बलूचिस्तान का वहाँ पे क्या है पठार भी है, और बलूचिस्तान वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश,
यहाँ की क्या है प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी पूछा जाए कि किर्थर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो ये पर्वत श्रेणियां जो है पाकिस्तान में स्थित हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है पाकिस्तान का वहाँ पे ये है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। ये पर्वत श्रेणियां क्या है, हिमालय सहित भारतीय उपमहाद्वीप को जो है शेष एशिया से क्या करती हैं, पृथक करती हैं, क्योंकि ये बाउंड्री बनाती हैं। इन श्रेणियों में दो प्राकृतिक द्वार, तो प्राकृतिक द्वार समझ गए होंगे कौन से होते हैं। ठीक है, खैबर और बोलन के दर्रे हैं। तो दो प्राकृतिक द्वार मतलब दर्रे की बात हो रही है यहाँ पर, जो खैबर दर्रा है और बोलन दर्रा है, तो वो इन्हीं पर्वत श्रेणियों में जो है स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको मैप में दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरा मैप दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो यहाँ पे बहती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पे काबुल के पास जो है काबुल नदी है। ठीक है, फिर सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलुज नदी है। तो आपने देखा ये 5 नदियां जो है पूरे इस क्षेत्र को क्या करती हैं, सिंचित करती हैं। इसके माध्यम से क्या है, यहाँ पे जो है इन नदियों से जो है नहरें निकाली गई हैं, ताकि इस एरिया में क्या है सिंचाई की व्यवस्था करी जा सके। और लेकिन ये पाकिस्तान देश में जो है बारिश बहुत ही कम होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। और बोलन दर्रा कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बोलन दर्रा है आपका। ठीक है, ये हो गया बोलन दर्रा हो गया। बलूचिस्तान का पठार कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये एरिया जो है वो बलूचिस्तान का पठार है। ठीक है, किर्थर श्रेणी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये किर्थर श्रेणी है। सुलेमान श्रेणी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मैप को देख लीजिएगा, अपना जो नया मैप होगा उसमें देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे पुराना मैप है इसलिए इतना क्लियर नहीं है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, पाकिस्तान के दूसरे प्राकृतिक भाग अर्थात क्या है पूर्वी क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान आते हैं। तो हमने पर्वतीय क्षेत्र को देख लिया, अब हम मैदानी क्षेत्र को देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी जो है उत्तर से लेकर दक्षिण को बहती है, तो उत्तर से जो है दक्षिण की ओर बहती है। अरब सागर में गिरने से पहले, तो सिंधु नदी अंत में कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, रावी है, व्यास है, सतलुज और काबुल नदियां आकर क्या है मिलती हैं। सिंधु क्या है अपने निचले मार्ग में थार मरुस्थल से होकर बहती है, अपने मुहाने पर यह एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। तो सिंधु नदी जो है एक उपजाऊ डेल्टा भी बनाती है जहां पे कृषि की जाती है। फिर पाकिस्तान की जलवायु कैसी, विषम है। ठीक है, पाकिस्तान की जलवायु विषम है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, कड़ी गर्मी होती है, बहुत कड़ाके की गर्मी होती है, और शीत ऋतु में कड़ाके का जाड़ा यानी बहुत ठंडी होती है। तो जब बहुत ही एक्सट्रीम चरम लेवल की गर्मी हो, चरम लेवल की ठंडी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम जलवायु। सिंधु घाटी में औसत वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती, यानी कि वर्षा बहुत ही कम होती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सामान्यतः एक शुष्क प्रदेश है। ठीक है, शुष्क देश है ये, यानी कि यहाँ पे बारिश की कमी है। अब हम देख लेते हैं आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। तो शुष्क जलवायु होने पर भी पाकिस्तान का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। यह नहरों का जाल बिछा होने के कारण ही संभव हो सका है। यहाँ एक ही नदी प्रणाली से जो है निकाली गई नहरों का जो है संसार में सबसे बड़ा जाल है, यानी कि एक ही नदी जो है, जो मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, और उसकी सहायक नदियां बाद में हैं। ठीक है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं ताकि जो है इन नहरों में पानी पहुंचाया जा सके। फिर यहाँ की फसल को देख लेते हैं कि कौन सी फसल मुख्य रूप से होती है। तो गेहूं जो है, ठंडा प्रदेश होना यहाँ पर होगा ठंड में। ठीक है, तो गेहूं जो है पाकिस्तान की मुख्य खाद्य फसल है। जहाँ सिंचाई संभव नहीं वहाँ क्या है, ज्वार बाजरा पैदा किया जाता है। जो मोटे अनाज होते हैं ज्वार बाजरा, उनका उत्पादन वहाँ पे किया जाता है। कपास यहाँ की क्या है, मुख्य नकदी फसल है। यहाँ की कपास अच्छे किस्म की होती है, यानी जो कपास की क्वालिटी वो क्या है, अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि
इसके रेशे जो होते हैं लंबे होते हैं, यानी लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन यहाँ पे होता है। यह अधिकतर जो है सिंधु की निचली घाटी में पैदा होता है। यानी जी कपास की खेती होती है मुख्य रूप से कहाँ पे होती है, वो सिंधु घाटी जो है उसके निचले हिस्से में जो है होती है खेती। गन्ना और जो है चावल भी यहाँ पैदा किया जाता है। तो गर्मियों के सीजन में जो है गन्ना और चावल का जो है उत्पादन किया जाता है। दूध के लिए जो है पशुपालन का धंधा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये उत्पादन किया जाता है इनका। और जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे जो है मोटे अनाज जो होते हैं ज्वार बाजरा उनका उत्पादन किया जाता है। और नगदी कृषि में जो है कपास जो है यहाँ की मुख्य फसल है। और दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके लिए दूध पशुपालन यानी कि किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान में क्या कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। इसमें क्या है, खनिज तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलती है, सेंधा नमक है वो प्राप्त होता है यहाँ से खनिजों में। सेंधा नमक हो गया या फिर चट्टानी नमक भी बोलते हैं। सुई का गैस क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक जगह का नाम है सुई, ठीक है, तो वहाँ पे गैस प्राप्त होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में जो है कुछ उद्योगों का विकास जो है अभी हाल के वर्षों में ही हुआ है। इनमें सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी और सीमेंट उद्योग मुख्य हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जनसंख्या और यातायात। तो यहाँ की जो ये डाटा जो है पुराना होगा क्योंकि एनसीईआरटी पुरानी है, ठीक है, तो हमको बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या जो है लगभग 12 करोड़ के आसपास है, 12 करोड़ 80 लाख। तो पुराना है, डाटा हमको याद नहीं करना है, ठीक है। जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 160 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। अधिकांश लोग जो हैं, ये इम्पोर्टेंट बस हैं कि अधिकांश लोग जो यहाँ पे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं क्योंकि मुस्लिम देश है ये, ठीक है। और पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा है वो हमको पता होनी चाहिए कौन सी, उर्दू भाषा है यहाँ की राष्ट्रभाषा। कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। यह बड़ा औद्योगिक नगर एवं व्यापारिक केंद्र भी है, ठीक है। यह देश का प्रमुख पत्तन भी है, यानी कि ये समुद्र के किनारे है क्योंकि पत्तन है, पोर्ट है ये। और अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन भी है, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कनेक्ट करती हैं। लाहौर देश का दूसरा जो है बड़ा नगर है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की नई राजधानी है। पाकिस्तान में विशेष रूप से पश्चिमी पंजाब में रेल मार्गों का घना जाल बिछा हुआ है। तो रेल मार्ग वहीं पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन अधिक होती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है पंजाब, पश्चिमी पंजाब में, ठीक है। अब जो अगला देश है वो कौन सा देश है, अगला देश है हमारा पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। तो नेपाल को देख लेते हैं हम। तो मैप में आप जरूर देखिएगा नेपाल की पोजीशन। आप देखेंगे कि भारत के जो है उत्तर में आपको जो क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा, जिसका बॉर्डर आपको दिखाई देगा। मुख्य रूप से किससे बनाता है वो, ये बनाएगा नेपाल यूपी और बिहार से मुख्य रूप से बनाता है बॉर्डर, ठीक है। तो हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण नेपाल को प्रायः क्या बोलते हैं, हिमालय राज्य कहा जाता है क्योंकि हिमालय में जो है ये बसा हुआ है पूरी तरह से। भूमि और जलवायु को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नेपाल एक पर्वतीय देश है, ठीक है। नेपाल की जो उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसे वृहत हिमालय कहते हैं, यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है इसकी जो है सीमा बनाती है, उत्तरी सीमा। इसी पर्वत श्रेणी में जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसी में पाया जाता है, जो वृहत श्रेणी है। धौलागिरी यहाँ के अन्य प्रमुख पर्वत शिखरों में से एक है। तो धौलागिरी कहाँ मिलेगी आपको, नेपाल में है। वृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणियाँ हैं। इसके दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, वाह हिमाचल की शिवालिक श्रेणी मिलेंगी, ठीक है। तो दक्षिणी हिमालय जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ क्या मिलेगा, जो हिमाचल की जो है शिवालिक श्रेणी। तो सबसे दक्षिण में आपको शिवालिक श्रेणी मिलेगी, सबसे उत्तर में क्या मिलेंगी, वृहत श्रेणी मिलेगी, वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रहा मैप, पहले मैप में देख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे धौलागिरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, अन्नपूर्णा दिखाई देगी, ठीक है। ये राजधानी काठमांडू हो गई नेपाल की। मकालू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एवरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है।
तो ये बृहत हिमालय जो पूरा है, बृहत हिमालय रेंज जिसके उत्तर में मिलेगी आपको, और शिवालिक हिमालय जो मिलेगी इसके कहाँ मिलेगी, दक्षिण में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। नए मैप में देखिएगा आप उसको अच्छे से, उसकी बॉर्डर को, कि कौन कौन से राज्यों से भारत के जो है नेपाल की सीमा लगती है। फिर काठमांडू की घाटी नेपाल के मध्य में है, तो जो राजधानी है इसकी काठमांडू, वो नेपाल के बिल्कुल बीचों बीच में है। नेपाल की दक्षिणी सीमा के साथ साथ दलदली मैदान है जिसे तराई कहते हैं। इसका अधिकांश भाग क्या है, घने वनों और लंबी लंबी घासों से क्या ढका था, किंतु अब इसका अधिकतर भाग क्या है, सुखाकर कृषि योग्य बना लिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे कृषि की जाती है। तराई भाग की जलवायु जो है कैसी है, उष्णाद्र है, यानी कि गर्म है और आर्द्र है। इसके उत्तर में हम जैसे जैसे ऊंचे भागों में पहुंचते हैं जलवायु कैसी हो जाएगी, शीतल होती जाती है, क्योंकि ऊंचाई पे जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसके साथ ही साथ क्या है, वनस्पति में भी अंतर होता जाता है। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होगी तो वहाँ पे जो उगने वाली वनस्पति होगी वो भी परिवर्तित होती रहती है। और दक्षिण के घास के मैदान क्रमशः कैसे हैं, मानसूनी वनों में बदल जाते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। और इन जो मानसूनी वन है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो साल हो गया, सागौन है, तो ये मुख्य वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। इनके उत्तर में जो है ठंडे प्रदेश जो होते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ओक मिलेगा, मैपिल मिलेगा, के शीतोष्ण प्रदेशी वन मिलते हैं। इन वनों के उत्तर के ऊंचे भागों में क्या मिलेगा आपको, नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाएंगे जो कोणधारी वन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कौन सा है, देवदार हो गया, और भूर्ज एक वृक्ष होता है वो हो गया। ठीक है, बहुतायत में ये मिलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ के आर्थिक विकास को, देख लेते हैं कि यहाँ का जो नेपाल की लगभग जो है 93% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे मुख्य पेशा क्या है, कृषि करना। चावल यहाँ की क्या है, मुख्य खाद्य फसल है, तो यहाँ नेपाल के लोग जो होते हैं वो चावल ज़्यादा खाते हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है और आलू यहाँ के अन्य प्रमुख फसलें हैं। कहीं कहीं पर गन्ना हो गया, पटसन हो गया और तंबाकू आदि नकदी फसलें भी क्या है, उगाई जाती हैं। तो जहाँ पे जैसी जलवायु होगी उसी के अनुसार जो है वहाँ पे जो है फसलों का उगाया जाता है। फिर पशुपालन भी यहाँ का क्या है, एक अन्य महत्वपूर्ण धंधा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो जाहिर सी बात जहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी वहाँ पे क्या करेंगे, हम पशुपालन करेंगे। नेपाल पशुओं से प्राप्त सामान जैसे घी हो गया, मक्खन है, पनीर है, ऊन हो गया, चमड़े का क्या करता है, निर्यात करता है। वनों से जड़ी बूटियाँ और शहद भी मिलता है। बहुत से लोग जो हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट जो होता है कार्यों में लगे हैं। हाल ही के वर्षों में यहाँ कुछ नए उद्योग खोले गए हैं। फिर देख लेते हैं जनसंख्या यहाँ पे क्या है, तो जाहिर सी बात पर्वतीय क्षेत्र है तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, तो नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग जो है 2,10,00,000 के आसपास है, और डाटा ये पुराना हो गया है तो अपडेट कर लेना इसको चाहो तो, ज़्यादा जो याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि लगभग कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या में गोरखा, अब ये लोग इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, जनजाति का नाम क्या है, यहाँ की जनसंख्या कैसी, गोरखा है, शेरपा है और भोटिया समूह के लोग जो है अधिक संख्या में हैं। गोरखा लोग जो है अच्छे सैनिक होते हैं और शेरपा विश्व के सबसे अच्छे पर्वतारोही होते हैं। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं या फिर ऊंची ऊंची पर्वतों को चढ़ते हैं तो उनको पर्वत श्रेणियों को चढ़ने में जो सहायता कौन करते हैं, तो शेरपा होते हैं, वो लोग जो है इनकी सहायता करते हैं। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने यहाँ जो है के ऊंचे शिखरों पर चढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में क्या है, पर्यटक नेपाल आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। फिर यहाँ पे पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, पड़ोसी देश कौन सा है, तो नेपाल के बाद है वहीं पे भूटान। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित भूटान का एक छोटा सा देश है। यह पूर्वी हिमालय के बीच बसा हुआ है। यह एक पर्वतीय देश है जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां और गहरी घाटियां मिलती हैं।
यहाँ पर जो अधिकतर लोग जो है वो चुंबी घाटी से होकर सिक्किम को जाने वाले मार्ग के आसपास बसे हैं। ठीक है, तो चुंबी घाटी कहाँ है आपको, तो इसी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर के चुंबी घाटी से होकर के सिक्किम को जाने वाली। ठीक है, तो सिक्किम जो भारत का हिस्सा है, वहाँ के जाने वाले जो मार्ग है, रास्ते हैं, उसी के आसपास ही लोग मुख्य रूप से रहते हैं। थिम्पू क्या है, भूटान की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए। अर्ध उष्ण भागों की फसलें जैसे चावल हो गया और गेहूं दक्षिण में स्थित निचले भागों में पैदा की जाती है। ऊंचे भागों में क्या है, स्थानांतरित कृषि यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो किया जाता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से मक्का हो गया, ज्वार बाजरा की फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन फसलों को उगाया जाता है। फिर यहाँ पे देखा है भूटान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 16 लाख के आसपास जनसंख्या है। जनसंख्या का औसत घनत्व केवल 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और यहाँ के जो अधिकांश लोग जो हैं कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। भूटान के जो निवासी हैं वो हस्तशिल्प हो गया, काष्ठ हो गया और धातु की वस्तुएं बनाने में क्या है, बड़े ही कुशल हैं। अब अगला जो पड़ोसी देश हमारा है वो कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश आपको पता ही होगा कि जो भारत के जो पूर्वी हिस्से में जो है वो बांग्लादेश है, जो पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था और जो उसको जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, बाद में ये जो है पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश। तो ये देख लीजिए बांग्लादेश जो है हमारी पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है। यह बहुत ही उपजाऊ और घना बसा हुआ है। तो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत अधिक है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ ये जो है बहुत ही घना देश बसा हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है इसकी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भूमि और जलवायु को देख लेते हैं यहाँ की कैसी है। बांग्लादेश जो है 3 ओर की सीमाएं जो है भारत से मिलती हैं। तो बांग्लादेश की जो है 3 तरफ से जो है भारत की सीमा है और एक तरफ जो दक्षिणी हिस्सा है उधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। इसमें नदियों और वितरिकाओं का क्या है, जाल बिछा हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अधिकांश भाग को घेरे हुए है। पूर्वी भाग में स्थित कुछ पर्वत श्रेणियों को छोड़कर शेष समस्त देश का समतल मैदान है। तो पूरा जो मुख्य रूप से जो इसका हिस्सा है कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी हिस्से में केवल थोड़ी बहुत जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। बांग्लादेश की जलवायु कैसी है, उष्णाद्र है, यानी कि उष्ण और आर्द्र है, गर्म और आर्द्र है। यहाँ अत्यधिक वर्षा जो है 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, बांग्लादेश के लगभग 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। आर्थिक विकास की अगर बात करते हैं तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। पटसन हो गया यानी जूट जो होता है, तो चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चावल जो है बांग्लादेश की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, और जो पटसन यहाँ है वो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह बहुत कम ही जो है यहाँ पे दिखाया नहीं गया है क्या है। और हाल ही में जो है पटसन और कागज की जो है यहाँ पे मिल स्थापित की गई हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से जो है भारत से जो है ये अलग हुआ था जब पाकिस्तान देश, तब यहाँ पर जो है मिल नहीं थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे पटसन बहुत ज़्यादा होता है। तो पटसन के लिए जो है फिर बाद में यहाँ पे मिल की स्थापना की गई थी और साथ में कागज की मिलों को भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। फिर जनसंख्या है, तो जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जो आबादी है वो कौन सी है, मुस्लिम आबादी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है कुछ मात्रा में हिंदू वगैरह भी रहते हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, तो ये लोग भी रहते हैं। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है, बांग्ला है, ये हमको पता होना चाहिए बस केवल। नदियों का जाल बिछा होने के कारण यहाँ जो है सड़क और रेल मार्गों का प्रभाव कम है, यानी नदियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं यातायात का क्या है, मुख्य साधन है। ढाका क्या है, यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और जो नारायणगंज है, ठीक है, वो यहाँ पर जो ढाका का जो है मुख्य पत्तन यानी बंदरगाह है, तो याद करने की जरूरत नहीं है।
और बांग्लादेश का जो प्रमुख पत्तन है वो है क्या है, चटगांव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कि चटगांव कहाँ है। तो चटगांव बंदरगाह कहाँ मिलेगा आपको, तो बांग्लादेश में है। अब अगला जो पड़ोसी देश है वो क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार भी जो है भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। इसकी सीमाएं जो है बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से मिलती हैं। तो आप मैप में देखिएगा कि म्यांमार जो देश है जिसको बर्मा भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है सीमाएं कौन कौन से देशों से मिलती हैं, आप मैप में उसको देखिएगा। पश्चिम में जो है इसकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के मंदिर बने हैं, ठीक है। तो म्यांमार में जो है भगवान बुद्ध के भी मंदिर हैं। इन सुंदर मंदिरों को पैगोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जो बुद्ध के मंदिर हैं उनको क्या बोला जाता है, पैगोड़ा। चलिए भूमि और जलवायु को देख लेते हैं यहाँ कैसी है। तो म्यांमार एक पर्वतीय देश है, ठीक है। तो खास बात क्या है, ये पर्वतीय देश है। घने वनों से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के द्वारा यह अपने पड़ोसी देश से क्या है, पृथक हो गया है। देश के मध्य भाग में जो है इरावदी, सितांग और साल्विन नदियां बहती हैं। तो कभी भी पूछा है कि इरावदी नदी कहाँ है, तो म्यांमार में बहती। सितांग नदी कहाँ है, तो म्यांमार में। साल्विन नदी कहाँ है, म्यांमार में। इसके पूर्वी भाग में जो है शान का पठार स्थित है। तो ये नोट कर लीजिएगा कि शान का पठार कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में है। म्यांमार की जो तटरेखा है वो कैसी है, काफ़ी कटी फटी है। इसमें गहरी गहरी दरारें, खाड़ियाँ और अंतरीप हैं। इस प्रकार की तटरेखा को दंतुरित तटरेखा कहते हैं। जैसे कटी फटी जो होती है, इस तरह की जो होती है तटरेखा, इसी को क्या बोलते हैं, दंतुरित तटरेखा। इसमें कई प्राकृतिक पोताश्रय यानी कि जो बंदरगाह होते हैं वो बहुत प्राकृतिक रूप से इनमें इस तरह की तटरेखा बनाने में आसानी होती है, बंदरगाहों का विकास करने में आसानी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं म्यांमार की जलवायु कैसी है। तो म्यांमार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है और देश के मध्य भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे, जाहिर सी बात वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। म्यांमार के जो है पर्वतीय क्षेत्रों में मानसूनी वन मिलते हैं। इन वनों में सागौन के वृक्ष हो गए, ठीक है। और समुद्र तट के समीप वाले दलदली भागों में क्या मिलेगा आपको, मैंग्रोव वन मिलेंगे, ठीक है। तो समुद्री भाग जो होते हैं, दलदली भाग होते हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और शॉन का जो पठार है वहाँ पर मोटी मोटी घासें और झाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, शॉन का पठार कहाँ मिलेगा आपको, तो शॉन का पठार जो आपको मिलेगा म्यांमार में। अब आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन से जो है आर्थिक विकास क्रियाएं होती हैं यहाँ पर। तो म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 भाग पर क्या होती है, कृषि की जाती है। क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो 25% हिस्से पे ही क्या है, कृषि की जाती है। चावल यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। और इसकी पैदावार मुख्यतः कहाँ पे होती, तो इरावदी हो गई, सितांग हो गई, इन नदियों के डेल्टा प्रदेशों में होती है। चावल की जो है कुल पैदावार का आधा भाग जो है अन्य एशियाई देशों को निर्यात कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो चावल का उत्पादन होता है उसका मुख्य रूप से क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। यानी निर्यात में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दालें हो गई, मक्का हो गया, मूंगफली है, कपास है, तंबाकू है और गन्ना यहाँ की क्या है, अन्य फसलें हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है चावल जो होता है उसका मुख्य रूप से क्या कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। फिर क्या है, निर्यात चावल के बाद जो है सागौन का स्थान है। जो सागौन लकड़ी होती है, तो निर्यात में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल का निर्यात करता है ये। फिर उसके बाद सागौन लकड़ी है, उसका निर्यात करता है। वनों से लकड़ी के भारी भारी लट्ठों को ढोने का काम जो है प्रशिक्षित हाथियों द्वारा कराया जाता है। म्यांमार जो है कई खनिज पदार्थों जैसे खनिज तेल में पाया जाता है। यहाँ पे है टंगस्टन धातु मिलती है, सीसा है, जस्ता है, टिन धातु में क्या है, धनी है। यहाँ कुछ नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये हो गया म्यांमार का जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य हमने देख लिया, आर्थिक क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या और यातायात क्या है। तो जनसंख्या के आंकड़े पुराने हैं। तो म्यांमार की कुल जनसंख्या कितनी है, 4 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 66 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बहुत कम है। यहाँ के अधिकांश निवासी कैसे हैं, वो
बौद्ध धर्म को जो है फॉलो करते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर रंगून यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यह म्यांमार की राजधानी व सबसे बड़ा नदी पत्तन है। तो ध्यान रखिए, जो रंगून जो इस म्यांमार की राजधानी है वो क्या है, एक नदी पत्तन है। मांडले शहर जो है म्यांमार का जो है प्राचीन राजधानी था। तो पहले जो है म्यांमार की राजधानी कौन थी, मांडले। यह एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र भी है या फिर केंद्र भी है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो है बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनको मांडले की जेल में भेज दिया जाता था। तो यानी कि जो म्यांमार में जो की राजधानी थी वहाँ एक जेल थी मांडले जेल के नाम से, तो वहाँ पे उनको भेज दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था, ठीक है। म्यांमार में जो है नदी यातायात प्रसिद्ध है। नदियों के ऊपरी मार्गों से निचले मार्गों में लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं वो तैरा कर लाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगला जो हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका जो है भारत के कहाँ मिलेगा आपको, दक्षिण में। तो श्रीलंका एक सुंदर देश है। इसे पूर्व का मोती कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्व का मोती किसको कहा जाता है, कभी पूछा जाता है, श्रीलंका का आंसर होगा आपका, ठीक है। श्रीलंका के मानचित्र को देखें आप ध्यान से। पाक जल संधि इसे भारत से पृथक करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि पाक जल संधि किसके मध्य में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है, इस फैक्ट को नोट कर लीजिए आप। फिर भारत में रामेश्वरम के निकट जो है धनुषकोडी जो है स्थान, भारत का जो है धनुषकोडी जो स्थान जो है, और श्रीलंका में जो है तल मैदान के बीच समुद्र में डूबी हुई चट्टानों और रेतीली भूमि की एक रेखा है, ठीक है। इसे आदम का पुल भी कहते हैं। तो एडम्स पुल भी बोलते हैं इसको, जो जल संधि है, ठीक है। भूमि और जलवायु को देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो श्रीलंका का जो है दक्षिणी भाग कैसा है, वो पर्वतीय है। तो दक्षिण में क्या पर्वत मिलेंगे आपको, और उत्तरी भाग क्या है, विस्तृत एवं चौरस मैदान, यानी कि चौकोर आकार के जो है बड़े बड़े मैदान हैं ये। फिर क्या है, इसमें जो है महावेली, गंगा, यान और अरूबी नदियां बहती हैं। तो जो ये चौरस आकार का जो उत्तर में जो मैदान है उसमें मुख्य रूप से नदियां कौन से बहती हैं, महावेली, गंगा। तो याद कर लीजिए महावेली गंगा कहाँ बहती है, तो श्रीलंका की नदी, नोट कर लीजिए इसको। यान नदी कहाँ है, तो ये भी है श्रीलंका की। और अरूबी नदियां, महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। विषुवत व्रत के निकट स्थित होने के कारण श्रीलंका में क्या है, वर्ष भर कड़ी गर्मी पड़ती है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, किंतु इसके चारों ओर फैला हुआ समुद्र यहाँ की जलवायु को क्या करता है, मृदुल बना देता है। क्योंकि यहाँ पे जो है सागरीय क्षेत्र है, तो सागर क्या करता है, किसी भी जलवायु को क्या करता है, वो मृदुल बना देता है। क्योंकि सागर की खास बात यही होती है कि जो पानी होता है सागर का, ना तो जल्दी गर्म होता है ना तो जल्दी ठंडा होता है। फिर श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। तो यानी जो श्रीलंका का दक्षिणी हिस्सा हो गया, पश्चिमी हिस्सा हो गया, और जो मध्य भाग हो गया, उसमें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में जो है उत्तरी तथा पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो पूरे क्षेत्र में मानसूनी वर्षा तो होती है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में जो है अलग अलग जो मानसूनी पवनें होती हैं उनके द्वारा वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले भागों में जो है विषुवतीय तथा मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे विषुवतीय और मानसूनी वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक विकास में यहाँ पर जो है लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, वो कृषि है। चावल यहाँ की है क्या, मुख्य खाद्य फसल है, किंतु यहाँ देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त चावल पैदा नहीं होता है। यानी कि वो क्या करता है, चावल का आयात करता है, खरीदता है अन्य देशों से। अतः देश की आवश्यकता का लगभग आधा चावल विदेशों से आयात करना पड़ता है।
फिर चाय हो गई, रबर है, नारियल है और मसाले यहाँ की मुख्य नकदी फसलें हैं। तो नकदी फसलों में कौन कौन सी हैं? चाय यहाँ की प्रमुख फसल है, ठीक है, फिर रबर है, फिर और नारियल है और मसाले भी यहाँ पे होते हैं। श्रीलंका की जो है चाय की जो है श्रीलंका की जो है राष्ट्रीय आय का है प्रमुख साधन है, यानी कि ये जो है जितना भी चाय का उत्पादन करता है उसको निर्यात करता है और उसको इससे क्या होती है? इनकम होती है। यहाँ के चाय के कुछ बाग जो है विश्व के सबसे प्रसिद्ध बाग हैं। तो चाय के उत्पादन में जो है काफ़ी इसका अहम रोल है और मुख्य रूप से जो है बेचने के लिए यानी जो है उत्पादन करता है ये। फिर ग्रेफाइट तथा बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, रत्न होते हैं, वो श्रीलंका के मुख्य खनिज हैं। मन्नार की खाड़ी से जो है मोती निकाले जाते हैं। मोती व्यवसाय में जो है श्रीलंका जो है प्राचीन काल से ही क्या है? प्रसिद्ध है। अभी हाल के वर्षों में ही यहाँ कागज है, प्लाईवुड है, रबर की वस्तुएं बनाने हैं, वस्त्र हैं, सीमेंट है और चीनी उद्योगों का भी विकास हुआ है। तो ये है, ये इसकी क्या है? आर्थिक जो है व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि कितनी जनसंख्या है, कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर। तो जनसंख्या लगभग जो है 2 करोड़ के आसपास है और जो औसत जनघनत्व तो कितना है? 274 है, यानी कि अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से जो है सिंहली लोग बसते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य लोग जो है जनसंख्या किसकी है? सिंहली जाति के लोग हैं, वो रहते हैं। साथ में क्या, तमिलनाडु के बहुत से जो तमिल भाषी लोग भी जो है यहाँ पर आकर बस गए। सिंहली और तमिल दोनों ही यहाँ की क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा की अगर बात करते हैं तो सिंहली भी है और तमिल भी है। देश में जो है कई धर्म प्रचलित हैं, किंतु जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन से लोग हैं? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद जो है हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं और ईसाई लोगों का स्थान है। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है तथा सबसे बड़ा यहाँ क्या है? पत्तन है, यानी कि नदी पोर्ट है, यानी कि पोर्ट है, सॉरी। कैंडी देश के मध्य भाग में स्थित पर्वतीय नगर है। तो ये नोट कर लीजिए आप इसको कि कैंडी क्या है। तो कैंडी एक क्षेत्र का नाम है, पर्वतीय नगर है ये, और ये कहाँ पर है? ये श्रीलंका के मध्य में है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कैंडी के बारे में, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।